Hello Hazik, once again a very good morning to you. Welcome back to our हिंदी ग्रामर क्लास जिसमें हम लोग अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं क्रिया और काल। और आज वापस से सेकंड वीडियो हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं क्योंकि जो वीडियो भेजे थे उसमें कुछ ग्लिचेस थी, कुछ उसमें दिक्कतें थी, वॉइस में मिसमैच था। तो वापस से हम अपने चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। भाई साहब बहुत ही ध्यान से इस चैप्टर को पढ़िए, समझिए, क्योंकि कल इसका बाकायदे हम लोग का टेस्ट होगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़े रहोगे, समझे रहोगे, लिखना सीखोगे, अकर्मक कैसे लिखा जाता है, द्विकर्मक कैसे लिखा जाता है, तभी कल टेस्ट में मज़ा आने वाला है, वरना सजा ही सजा है। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं आज हमें यहाँ पर क्या क्या चीज़ों को डिस्कस करना है। आ जाते हैं अपनी पीपीटी पर फटाक से। ये है अपना चैप्टर क्रिया और काल। ठीक है, जिसमें प्यारा सा अपना डॉगी बना हुआ है। इसमें हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया है, यदि ये देखें तो हम लोगों ने समझ लिया है कि क्रिया क्या होती है। क्रिया की डेफिनेशन से देख लिया है, जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के होने का अथवा किसी काम के करने या होने का ज्ञान हो, ज्ञान हमें मिले, उसकी जानकारी हमें मिले, वो क्रिया कहलाती है। धातु क्या होता है, तो क्रिया का मूल रूप, क्रिया का जो मूल रूप होता है, बेसिक रूप होता है, उसको हम लोग धातु कहते हैं। ये भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि धातु क्या है। धातु की परिभाषा लिखिए तो क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया के भेद हम लोग देखे थे, तो क्रिया के भेद दो आधार पर होते हैं, एक कर्म के आधार पर और एक संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर, तो संरचना के आधार पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। क्रिया के कर्म के आधार पर दो क्रिया होती हैं, एक अकर्मक एक सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया ऐसी क्रिया होती हैं जिसे कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अकर्मक क्रिया क्या होती हैं, जिन क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता ना पड़े वे अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। जैसे रोना, सोना, दौड़ना, ये सब हुआ, ये हमारी अकर्मक क्रिया हो गई। अकर्मक क्रिया ऐसी क्रियाएं जिन्हें कर्म की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसके बाद अकर्मक से सकर्मक बनाना और सकर्मक से अकर्मक बनाना हम लोग सीखे थे बहुत ही अच्छी तरीके से। द्विकर्मक क्रिया देखे थे कि जिस सकर्मक क्रिया में दो कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। उसके बाद आज हम लोग देखेंगे संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पहला है सामान्य क्रिया। पहला क्या है, सामान्य क्रिया। दूसरा है अपना संयुक्त क्रिया। तीसरा है अपना नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। और चौथा है प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक क्रिया। और पांचवा रहेगा पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। उससे पहले तुम्हें भाई साहब द्विकर्मक क्रिया लिखना ही नहीं आ रहा है कि द्विकर्मक लिखा कैसे जाता है। देखो दा इस तरीके से लिखा करो, यहाँ नीचे हलंत लगती है। हलंत मतलब एक ऐसी तिरछी लाइन, ठीक है, तुम इसको ऊ बना देते हो, इस तरीके से कर देते हो, तो ऊ नहीं है ये सिर्फ ऐसे हलंत लगा हुआ है। उसके बाद विकर्मक, ठीक है, ये है द्विकर्मक। जो 5 बार लिख करके भेजो वो भी तुम गलत ही लिखे हो। यहाँ पर छोटा ऊ बड़ा ऊ नहीं है, बस एक लाइन है। ठीक है, यहाँ भी एक लाइन ही है, यहाँ छोटा ऊ नहीं है। द्विकर्मक क्रिया इस तरीके से लिखते हैं। हम लोग डिस्कस करना है कि संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो क्रिया के होते हैं 5 भेद। सामान्य, संयुक्त, नाम धातु, प्रेरणार्थक और लास्ट है पूर्वकालिक। सामान्य क्रिया क्या होती है, किसी वाक्य में यदि एक ही क्रिया का प्रयोग किया गया हो तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। कोई हमारे पास सेंटेंस है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही क्रिया है, तो उसको हम लोग सामान्य क्रिया बोलते हैं। जैसे राम गया, तो गया, और गीता फल लाई, लाई। सिर्फ दो ही, हमको दोनों सेंटेंस में एक ही क्रिया मिल रही है, तो यहाँ पर कौन सी क्रिया है, सामान्य क्रिया। क्या डेफिनेशन होगी, जिस वाक्य में सिर्फ एक ही क्रिया हो उसे हम सामान्य क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया, अगली डेफिनेशन, किसी वाक्य में यदि एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग किया गया हो तो उन्हें संयुक्त क्रियाएं कहते हैं। अगर हमारे वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं हो गई, एक से ज़्यादा क्रियाएं हो गई, तब हम उस क्रिया को संयुक्त क्रिया बोलते हैं। सामान्य में एक क्रिया, संयुक्त में
एक से ज्यादा क्रियाएं। जैसे यहाँ पर मोहन ने भोजन कर लिया था, एक कर हो गया, एक लिया था, दो अलग अलग क्रियाएं हो गई। रमा बगीचे से लौट और आई, लौट आई, दो ठो क्रिया हो गई। तो यहाँ पर संयुक्त क्रिया है। सामान्य क्रिया क्लियर, एक क्रिया वहां पे होती है, और संयुक्त क्रिया में ऐसे वाक्य जिनमें दो क्रियाएं होती हैं। तीसरा नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या होती है? तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से बनने वाली क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। मतलब ऐसी क्रिया जो कि संज्ञा से बन रही हो, या सर्वनाम से बन रही हो, या फिर विशेषण से बन करके आ रही हो, तो उन्हें हम लोग कहते हैं नाम धातु क्रियाएं। ठीक है, जैसे मोहन खेल खेलने लगा, मोहन खेल खेलने लगा। तो खेलने कहाँ से बना है? खेलने एक क्रिया है, खेलने बना है खेल से, और खेल क्या है? एक संज्ञा है। मोहन खेल खेलने लगा, तो यहाँ पर संज्ञा से क्रिया बन रही है, इस वजह से खेलने क्या हो गया? एक नाम धातु क्रिया हो गई। हमें बुराइयों को त्यागना चाहिए, तो त्यागना मतलब छोड़ना, हमें बुराइयों को छोड़ना चाहिए। ये क्या है? एक क्रिया है। ये कहाँ से बन रही है? तो त्याग शब्द से बन रही है। त्याग मतलब छोड़, त्याग मतलब छोड़, त्याग भी एक संज्ञा है। तो संज्ञा से बनने वाली क्रिया है, संज्ञा से बनने वाली क्रिया है, इस वजह से इसको नाम धातु क्रिया बोल रहे हैं। क्लियर? सामान्य में एक क्रिया, संयुक्त में एक से ज्यादा क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या है? ऐसी क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण से बन रही हों। आई होप क्लियर हो गया होगा। चौथे पे आते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? जिस क्रिया को कर्ता स्वयं न करके दूसरे को करने के लिए प्रेरित करता है। मतलब कर्ता स्वयं न करके, जो सब्जेक्ट है, जो हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट है, वो खुद नहीं कर रहा है, वो दूसरे से करवा रहा है कि भाई साहब इसको कर दो। ठीक है, तो वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। गीता ने नेहा से गीत गवाया, गीता ने नेहा से गीत गवाया, खुद नहीं गीता ने गाया, गीता ने नेहा से कहा कि गीत गाओ, तो गवाया जो हो गया। मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट, कर्ता जो है, वो स्वयं काम ना करके दूसरे से करवा रहा है, तो प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। अरुण अंधे को सड़क पार करवाता है। अरुण अंधे को सड़क पार करवाता है। अरुण अंधे को लेकर के सड़क पार कर रहा है, तो देख रहे हो कि यहाँ पर दूसरे को काम करवाया जा रहा है। तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या हुआ? जब कर्ता स्वयं काम ना करके, प्रेरणा मतलब होता है इंस्पायर करना, किसी को मोटिवेट करना काम करने के लिए। ठीक है, तो प्रेरणार्थक क्रिया जिस क्रिया को कर्ता स्वयं ना करके दूसरे से करवाए, दूसरे से करने के लिए प्रेरित करे, उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया बहुत ही आसान। किसी वाक्य में मुख्य क्रिया के पहले जो क्रिया आती है, किसी वाक्य में मुख्य क्रिया मतलब मेन काम, उस वाक्य को पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि मेन काम क्या है। तो मेन वर्क जो है उसके पहले वाला जो क्रिया है, उसी को हम लोग कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। मतलब मुख्य क्रिया से पहले, पूर्व मतलब क्या होता है? पहले। ठीक है, पूर्व मतलब होता है पहला। तो मुख्य क्रिया से पहले जो क्रिया आ रही है उसको हम लोग पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे महेश खाकर सोने गया, महेश खाकर सोने गया, सोने गया क्या है? मुख्य क्रिया है। और उसके पहले आने वाली कौन सी क्रिया है? खाकर, खाना, खाना भी तो एक क्रिया है ना, वर्ब है, कोई काम हो रहा है। तो खाकर क्या हो गया? पूर्वकालिक क्रिया। आई होप क्लियर हो गया होगा। पूर्वकालिक क्रिया जैसे मैं पढ़कर सोने गया, मैं बोल रहा हूं मैं पढ़ कर सोने गया। तो यहां पर पढ़कर कौन सी क्रिया है? तो तुम कहोगे सर जी सोने गया ये तो मेन काम हो रहा है, और सोने गया से पहले जो क्रिया आ रही है, मुख्य क्रिया से पहले जो क्रिया है उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। मैं हाथ धोकर खाने गया, मैं हाथ धोकर खाने गया, तो खाने गया तो मुख्य क्रिया हुआ, और हाथ धोकर क्या हो गया? तुम्हारा पूर्वकालिक क्रिया हो गया। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो संरचना के आधार पर जो 5 भेद हैं, सामान्य, संयुक्त, नाम धातु, सामान्य, संयुक्त, नाम धातु, प्रेरणार्थक, और लास्ट है तुम्हारा पूर्वकालिक। ये 5 तुम्हारे भेद हैं संरचना के आधार पर क्रिया के। तो यहां पर क्रिया का काम खत्म हो गया। अब आता है काल। काल मतलब होता है समय और टेंस।
तो काल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भविष्य काल और तुम्हारा भूतकाल। लड़कियां नाच रही हैं, छात्र देख रहे हैं। यहाँ पे पता चल रहा है कि वर्तमान समय की सूचना दी जा रही है। अहमद ने गीत गाया, छात्रों ने तालियां बजाईं। लग रहा है कि बीते समय की सूचना दी जा रही है, जो काम बीत गया है। अहमद ने गीत गाया, छात्रों ने तालियां बजाईं। ट्रेन आ रही होगी, मेरा भाई भी आएगा। ट्रेन आ रही है सुल्तानपुर से, मेरा भाई भी उसमें चढ़ के आ रहा होगा खेल वेल करके। तो आने वाले समय की सूचना दे रहा है, तो भविष्यत काल है। ठीक है। क्रिया के जिस रूप से, काल की डेफिनेशन है, क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का बोध हो। मतलब काम किस समय में हो रहा है, इसकी जानकारी देने वाले शब्द को हम लोग काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का बोध हो, समय पता चल जाए हमें, टाइम, कि किस समय काम हो रहा है, उसे ही काल कहते हैं। काल के 3 भेद, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, लेकिन तुमको पहले से ही आती हैं। भूतकाल की डेफिनेशन क्या हुई? क्रियाओं के जिस रूप से बीते हुए समय में काम समाप्त हो चुकने का ज्ञान हो, उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया को पढ़ करके हमें लग रहा है कि काम जो है वो बीते हुए समय में खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है, तो उसे भूतकाल कहेंगे। पीयूष कल चला गया, पीयूष कल चला गया। तो गया शब्द से हमें क्या पता चल रहा है? गया क्या है? एक क्रिया है, और इससे पता चल रहा है कि ये भूतकाल का एग्जाम्पल है। चला गया। मैं पुस्तक पढ़ी, मैंने पुस्तक पढ़ी। तो पढ़ी क्या है? एक क्रिया है, और इसको पढ़ने से, पढ़ी शब्द को देखने से हमें पता चल रहा है कि काम बीते हुए समय में हो चुका है। मोर नाचा था, पेड़ से फल गिरा। तो इन सब शब्दों से, ये शब्द क्या हैं? ये सब क्रिया हैं, और जिन क्रियाओं को पढ़ने के बाद हमें पता चले कि कार्य जो है वो बीते हुए समय में समाप्त हो चुका है, उसे हम लोग भूतकाल कहते हैं। वर्तमान काल की बात करें तो क्रियाओं के जिस रूप से वर्तमान समय में काम के होने का बोध होता है। भूतकाल जो बीत गया उसे भूतकाल कह रहे हैं, और क्रियाओं के जिस रूप से हमें ये पता चले कि काम कब हो रहा है, वर्तमान समय में हो रहा है, प्रेजेंट सिनारियो में हो रहा है, तो उसे हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तुम घर जाते हो, राकेश खेल रहा है, लड़की नाचती है। तो इन शब्दों को, इन वाक्यों को पढ़ने के बाद क्या लग रहा है कि प्रेजेंट में हो रहा है, कि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं किताब लिया हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। तुम घर जाते हो, या मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें हिंदी ग्रामर पढ़ा रहा हूँ और तुम मुझको सुन रहे हो। मम्मी खाना बना रही हैं, भाई खेल रहा है, मोबाइल चला रहा है। ये सब क्या है? वर्तमान काल के एग्जाम्पल है। ठीक भाई। ऊपर के सभी वाक्यों में पढ़ता हूँ, खेल रहा है, जाते हो, नाचती है, क्रियाओं से वर्तमान समय में काम करने का बोध होता है, तो उसे हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। अब आज का लास्ट एग्जाम्पल, आज का लास्ट डेफिनेशन, भविष्यत काल। तो क्रियाओं के जिस रूप से आने वाले समय में काम किए जाने का बोध होता है। क्रियाओं के जिस रूप से आने वाले समय का बोध हो। ठीक है, कि आने वाले समय में काम हो रहा है। जैसे मैं कल आऊँगा, मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा, तुम्हारा टेस्ट लूँगा। अब तुम अच्छा परफॉर्म करोगे तो भाई साहब गिफ्ट मिलेगा, और नहीं करोगे तब कुछ और मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब भविष्य काल की बात कर रहे हैं, कल की बात कर रहे हैं, जो कल आने वाला है, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो क्रियाओं के जिस रूप से आने वाले समय में काम करने का बोध हो रहा है, काम करने का ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो उसे हम लोग भविष्यत काल कहते हैं। ठीक है। जैसे मैं पुस्तक पढ़ूंगा, तुम परसों खेलोगे, लड़कियां कल लौटेंगी, राम बाजार जाएगा। ऊपर के सभी वाक्यों में आने वाले समय में काम होने की सूचना मिल रही है, तो उसे हम लोग भविष्यत काल कहते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर अपना चैप्टर हो जाता है खत्म। काम क्या रहेगा तुम्हारा? यदि काम की बात करें कि सर जी पढ़ा तो लिए आप, ये बताइए अब काम क्या क्या देंगे, तो उस हिसाब से हम अपना काम कर लें, जिससे मार कल कम खाएं। ठीक है। तो काम ये रहेगा तुम्हारा कि जितना आज पढ़ाया हूँ इसकी अच्छी से रीडिंग कर लो,
आई होप सो कि वीडियो अच्छे से गया होगा, वीडियो में कहीं वॉइस मिसमैच या फिर कुछ भी तकनीकी दिक्कतें नहीं आई होंगी, ठीक है। तो काम तुम्हारा ये रहेगा कि जितना पढ़ाया है उसको अच्छे से पढ़ लो, और जो भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट लग रही हैं, जैसे संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं, तो कौन कौन से हैं, प्लस उनकी डेफिनेशन, काल के कितने भेद हैं, काल की डेफिनेशन, कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह लिख लो, और उसके बाद फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो आज पर बेस्ड हैं उसको भी कंप्लीट कर लो, ठीक है। और भाई साहब कल के लिए एकदम तैयार रहिए। कल आपसे एशिया कॉन्टिनेंट के जितने भी कंट्री हैं सबकी कैपिटल हम सुनेंगे, और नहीं सुना पाए तो भाई साहब अच्छा नहीं है, ठीक है। इतने दिन से एशिया पर अटके हुए हो, यूरोप पर, ऑस्ट्रेलिया पर, और कहीं चलना है कि बस एशिया में ही रह जाना है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी उस कंट्री को कंप्लीट करो जितनी कंट्री हैं, प्लस इंडिया के जो स्टेट्स की कैपिटल है अभी वो भी याद नहीं हुई है, उसको दिए तो लगभग 6-7 महीने से ज़्यादा बीत रहे हैं, ठीक है। तो उसको भी जल्दी से कंप्लीट करो भाई साहब, तो और आगे बढ़ा जाए, अगली गैलेक्सीज वगैरह पे चला जाए, ठीक है। अभी बहुत कुछ हम लोग को करना बाकी है, इतना ही रहेगा। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।